जिंदगी के कदम हालात से थक कर नहीं रुकते। वो तब रुकते हैं जब इंसान विश्वास खो देता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 22 जून के करंट अफेयर में। इंडिया का कोर सेक्टर ग्रोथ मई में 0.7% तक गिर गया है, जो 9 महीने में सबसे कम है। तो आपको समझना होगा कि कोर सेक्टर होता क्या है। तो कोर सेक्टर उन 8 इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज का ग्रुप है जो देश की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। आपको बता दें, आठों का नाम है कोल यानी कोयला, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, स्टील यानी इस्पात, सीमेंट और आठवां है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। अगर कोर सेक्टर का इम्पोर्टेंस को देखें तो कोर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40.27% है। आपको समझाते चलें कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है। तो यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। भारत के लिए एक सूचकांक है जो खनिज खनन, बिजली और विनिर्माण जैसे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की वृद्धि का वितरण देता है। अखिल भारतीय आईआईपी एक समग्र संकेतक है जो किसी चुने हुए आधार अवधि के संबंध में किसी निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा संदर्भ माह समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। आईआईपी एक सार संख्या प्रदान करता है। संख्या का परिमाण संदर्भ समय की तुलना में किसी निश्चित समय के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की स्थिति को दर्शाता है। आधार वर्ष एक बार 1993-94 तय किया गया था, इसलिए उस वर्ष को 100 का सूचकांक स्तर दिया गया था। वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। आईआईपी समझने के बाद आपको बता दें कि मई 2025 में गिरावट के कारण क्या है। तो इसके पहले कारणों में एक है कमज़ोर डिमांड, यानी कई इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई है। अगर एनर्जी क्राइसिस के दृष्टिकोण से देखें तो बिजली और एनर्जी सेक्टर में चैलेंजेज़ बने रहे हैं। फर्टिलाइज़र की कम प्रोडक्शन हुई है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन में गिरावट हुआ है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में कम प्रोडक्शन हुआ है, यानी ग्लोबल प्राइसेज़ और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इनस्टेबिलिटी रहा है। आपको बता दें कि ये टॉपिक आपके इंडियन इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही रिलेवेंट है। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो वो है कोर सेक्टर का आईआईपी में रोल क्यों इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन और उनका जीडीपी पर इम्पैक्ट भी पूछा जा सकता है। स्लो ग्रोथ के पोटेंशियल इम्पैक्ट आपको पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये थे आपको पहले करंट अफेयर से मिलने वाली जानकारी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मंत्री ने गेरुआ नदी में 7 युवा घड़ियाल छोड़े। यह कदम विलुप्त प्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों के पुनर्जीवन के लिए है। बता दें आपको कि यूपी ने 1975 में चल रहे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के 50 साल पूरे किए। इस कार्यक्रम के तहत चंबल नदी से अंडे इकट्ठे करके कुकरेल सेंटर में पालन पोषण किया गया। आज घड़ियाल की संख्या 2000 से 2500 के बीच है। अगर जन भागीदारी और सीएसआर का योगदान की बात करें तो मंत्री ने नागरिकों को पौधे लगाने और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर से संरक्षण प्रयासों को समर्थन देने का आग्रह किया। इस संरक्षण का उद्देश्य है कि संरक्षित क्षेत्र में घड़ियाल को पालकर छोटी नदियों जैसे गेरुआ में छोड़ना और साथ ही साथ इनके हैबिटेट को रिस्टोर करना, जिससे रेत के किनारों की सुरक्षा हो, रेत खनन पर नियंत्रण हो और नदियों में जल प्रवाह बनाए रखा जाए। स्थानीय समुदाय को संरक्षण में शामिल करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना इस संरक्षण का उद्देश्य है। अगर संरक्षण के प्रमुख बिंदुओं को देखें तो 1975 का प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल यूएनडीपी एफएओ फंडिंग के तहत कुकरेल, कटर्निया घाट और सतकोसिया जैसे 16 प्रजनन केंद्र स्थापित किए। 1980 से 2006 के बीच 50 5000 से ज़्यादा घड़ियाल छोड़े गए।
अगर चुनौतियों को देखें तो इनके हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का डर है, अवैध शिकार और रेत खनन से इनको डर है, मछली पकड़ने के जाल से घड़ियालों को नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन से नदी प्रवाह और प्रजनन स्थल भी प्रभावित होता है। अगर वर्तमान प्रयास की बात करें तो चंबल सेंचुरी में 90% आबादी संरक्षित है। अन्य क्षेत्र में कटर्निया घाट, सतकोसिया, सोन और गंडक नदियां हैं। नई पहल की बात करें तो सरकार ने जीपीएस ट्रैकिंग और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया है। आपको बता दें इस टॉपिक की रिलेवेंस है जीएस पेपर 1 में, जहां नदी तंत्र और आवासीय बहाली से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 3 में विलुप्त प्राय प्रजातियां संरक्षण कानून से पूछा जा सकता है। वहीं जीएस पेपर 2 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अगर भविष्य की रणनीति को देखें तो जलवायु अनुकूलता में संरक्षण में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर सरकार को योजनाएं बनाना होगा। छोड़े गए घड़ियालों की स्थिति पर अध्ययन करना होगा, मछुआरों और किसानों को वैकल्पिक आजीविका देना होगा। सीएसआर फंडिंग और तकनीकी सक्षम निगरानी जरूरी है। आपको बता दें कि घड़ियाल यानी कि बायोलॉजिकल नेम है घड़ियाल का गैवेलियस गैंगेटिकस, ये आपको याद रखना है और यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन के लिस्ट में, यानी कि यह रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के प्रकार पे है। आपको बता दें आईयूसीएन का फुल फॉर्म भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ कैसे किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज का, इस पर काम करता है। इसका फाउंडेशन 5 अक्टूबर 1948 को किया गया था फ्रांस में। वहीं इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके सीईओ हैं ब्रूनो ओबरले और इसके फाउंडर हैं जूलियन हक्सली। आपको बता दें कि इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो ये थे इस करंट अफेयर से बनने वाले मुख्य समाचार। इजराइल और ईरान टेंशन के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ने के रीजंस आपको बता दें। ऑयल प्राइसेस बढ़ने के मुख्य कारण है जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ईरान और इजराइल टेंशन से मिडिल ईस्ट जो एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, उसमें असुरक्षा का डर बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट दुनिया के लगभग 30% ऑयल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है और यहाँ क्रिटिकल चोक पॉइंट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हैं। सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक की रूट है जहाँ से 21 मिलियन बैरल ऑयल डेली एक्सपोर्ट होता है। कोई भी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट से शिपिंग डिस्टर्ब होता है जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में शॉक क्रिएट करता है। मार्केट स्पेकुलेशन के नज़रिए से देखें तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण ट्रेड्स स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं। सप्लाई कम होने के डर से फ्यूचर मार्केट में ऑयल प्राइसेस और बढ़ जाते हैं। ओपेक प्लस डायनेमिक्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक और उसके अलाइज जैसे रशिया टेंशन्स के टाइम प्रोडक्शन एडजस्ट करते हैं। अगर प्रोडक्शन रिड्यूस होती है तो सप्लाई डिमांड मिसमैच के कारण प्राइसेस और बढ़ जाते हैं। सैंक्शन और ऑयल सप्लाई के नज़रिए से देखें तो ईरान पर लगाए यूएस सैंक्शन के कारण उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी लिमिटेड है। अगर टेंशन्स और बढ़े तो सैंक्शन टाइटेंड होंगे और सप्लाई और कम हो जाएगा। पोस्ट पैंडेमिक ऑयल डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज में। स्टेबल या राइजिंग डिमांड के साथ सप्लाई कंस्ट्रेंट हो तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। आपको बता दें इंडिया पर इम्पैक्ट क्या होगा इसका, तो इम्पोर्ट बिल हायर हो जाएगा, यानी इंडिया अपनी 80% क्रूड ऑयल नीड इंपोर्ट करता है, इसलिए प्राइस फ्लक्चुएशन के असर सीधा इकोनॉमी पर होता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन बढ़ता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती हैं जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट करती हैं। घर के बजट और सेविंग्स पर इनका असर पड़ता है। टेंशन्स दिखते हैं कि इंडिया को मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी होगी। टेम्पोररी रिलीफ के लिए इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का यूज़ कर सकता है। हाई ऑयल प्राइसेस के कारण रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे सोलर, विंड और बायोफ्यूल्स पर ध्यान और बढ़ा जाएगा। अगर इम्पैक्ट मिटिगेट करने के मेजर्स को देखें तो मिडिल ईस्ट के अलावा यूएस, रशिया और अफ्रीका जैसे कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्स करना होगा। एनईएलपी यानी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी और एचईएलपी यानी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के माध्यम से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देना होगा। सोलर, विंड और बायोफ्यूल
प्रोजेक्ट पर फोकस बढ़ाकर फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना होगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाना और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जैसे ग्लोबल फोरम में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आपको बता दें कि ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओपेक प्लस और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ईरान पर सैंक्शन जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं जीएस पेपर 3 में आपको एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क पर लिखने के लिए आ सकता है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का इंडियन इकोनॉमी पर प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी और डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत पर। इसी के नज़रिए से देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये थे इस करंट अफेयर से बनने वाले मुख्य पॉइंट्स। रिवर्स फ्लिपिंग और स्टार्टअप आईपीओ को बूस्ट मिला है। आइए सेबी के लेटेस्ट अपडेट्स को देखें। सबसे पहले जानते हैं कि रिवर्स फ्लिपिंग क्या है। आपको बता दें कि रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब है जब इंडियन स्टार्टअप्स अपने ओनरशिप स्ट्रक्चर को ओवरसीज जुरिडिक्शन से वापस इंडिया में शिफ्ट करते हैं तो इन्हें बोलते हैं रिवर्स फ्लिपिंग। ये प्रोसेस आसान होता है जब स्टार्टअप्स इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने या डोमेस्टिक पॉलिसीज के साथ अलाइन करना चाहते हैं। सेबी ने क्या रिलैक्सेशन दिया है उसको भी जान लें। सेबी ने स्टार्टअप्स के लिए आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए नॉर्म रिलैक्स किए हैं। आपको बता दें कि सेबी के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी 1988 में हुई थी, लेकिन यह लागू हुआ था 1992 में। उस एक्ट का नाम था सेबी एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और इसके एग्जीक्यूटिव यानी चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका। वहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। आइए अब जान लेते हैं आईपीओ के बारे में यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। आपको बता दें कि आईपीओ या फिर स्टॉक लॉन्च एक सार्वजनिक पेशकश है जिसमें किसी कंपनी के शेयर संस्थागत निवेशकों को बेचे जाते हैं और आमतौर पर खुदरा यानी कि इंडिविजुअल निवेशकों को भी बेचे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने आगे करंट अफेयर की ओर जहां पर कि स्पेशल पर्पस एक्विजिशंस कंपनी यानी एसपीएसी बेस्ड लिस्टिंग के लिए प्रोविजंस सिंप्लीफाई किए गए हैं। प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम शेयर होल्डिंग पीरियड रिड्यूस किया गया है। वहीं सेबी ने स्टार्टअप्स के कॉम्प्लेक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के लिए रूल्स को सिंप्लीफाई किया है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव को देखें तो होम ग्रोन स्टार्टअप को इंडिया में रिटेन करना और फॉरेन एक्सचेंजेस जैसे कि एनएसडीएक्यू या एनवाईएचसी पर लिस्ट होने की डिपेंडेंसी को कम करना है। डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथन करना भी इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव में से एक है। आपको बता दें कि अगर स्टार्टअप्स के लिए क्या फ़ायदे हैं तो डोमेस्टिक कैपिटल का एक्सेस बढ़ेगा यानी आसान लिस्टिंग प्रोसेस की वजह से स्टार्टअप अब इंडियन मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की डिपेंडेंसी कम होगी। कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर्स वाले स्टार्टअप को अब सेबी के रूल्स को फॉलो करना आसान होगा। क्लियर लिस्टिंग प्रोविजंस के साथ इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना यानी इंडियन स्टार्टअप को डोमेस्टिक इकोसिस्टम में रिटेन करना जो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। अगर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की बात करें तो ज़्यादा स्टार्टअप लिस्टिंग से मार्केट लिक्विडिटी बढ़ेगी और रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। स्टार्टअप्स के आईपीओज़ यानी डोमेस्टिक एक्सचेंजेज पर होने से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंडिया में ही रहेंगे। रिवर्स फ्लिपिंग के थ्रू इंडियन स्टार्टअप्स का फाइनेंशियल एक्टिविटी इंडिया में ही रहेगा, जो डॉलर आउटफ्लो को रिड्यूस करेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के नज़रिए से देखें तो स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम से टेक्नोलॉजी और अलाइड सेक्टर में नए जॉब क्रिएट होंगे। वहीं इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनमें से ग्लोबल कंपटीशन, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी और अवेयरनेस की कमी एक है जिनमें से एक है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी और वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज़ मैच करनी होगी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे कि एनएसडीएक्यू प्रोवाइड करते हैं। रिलैक्स्ड नॉर्म्स के बावजूद स्टार्टअप को टैक्स स्ट्रक्चर और कॉम्प्लायंसेस रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। काफ़ी स्टार्टअप्स रिवर्स फ्लिपिंग और डोमेस्टिक आईपीओज़ के बेनिफिट से फुली अवेयर नहीं हैं। आपको बता दें कि इसका जो रिलेवेंस है वो जीएस पेपर 3 स्टार्टअप्स का इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल और सेबी का कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने में योगदान।
वहीं एशिया में आपको स्टार्टअप इंडिया पर पूछा जा सकता है, वहीं फाइनेंशियल रेगुलेशन का एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने में क्या रोल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आखिरी लाइनों पे चलें तो ये सेबी का इनिशिएटिव डोमेस्टिक फाइनेंशियल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने और इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए एक ज़रूरी कदम है। 21 जून 2025 को योगा दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि योगा दिवस कोइंसाइड करता है समर सॉल्स्टिस के साथ। यानी ये सिंबलाइज़ कर रहा है बैलेंस और रिन्यूएबल को। अगर 2025 की थीम देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि 2025 की थीम क्या है? तो योगा फॉर वन वर्थ एंड वन हेल्थ। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रपोज़ल के द्वारा की गई थी 2014 यूएनजीए में, जहाँ पर कि 177 कंट्रीज़ ने इसे अडॉप्ट किया था और पहली बार 21 जून 2015 को पहला योगा दिवस मनाया गया था। आइए देखते हैं अगले करंट अफ़ेयर में, जहाँ पर कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने विनिंग थ्रो डाला है 88.16 मीटर का। जैवलिन थ्रो के लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है। बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफ़ेयर की ओर, जहाँ पर कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट 22 जून को मनाया जाएगा आपको। याद रखिए इस साल की थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता था। धन्यवाद।